नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 7 फरवरी 2026 की कुछ सबसे जरूरी खबरों पर। हमारे पास ज्ञानोदय एकेडमी के कुछ नोट्स हैं और इनको देखकर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी मतलब जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन्हें चुनौती दे रही है और भारत इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सही कहा। आज की जो चर्चा है वो सिर्फ अलग अलग खबरों की एक लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। चाहे वो रेलवे के ट्रैक हो, अंतरिक्ष का ऑर्बिट हो या फिर हमारी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम, हर जगह एक बदलाव की लहर है। तो देखते हैं ये लहर हमें कहां तक ले जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल के मैदान से। नई दिल्ली में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का 17वां संस्करण हो रहा है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और यहाँ भी टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन मतलब सटीकता का ही खेल है। इसमें 17 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि भारत इसका डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछली बार जब ये कजाकिस्तान में हुआ था तब हमने 99 मेडल्स जीते थे। 99 मेडल्स जी, तो इस बार घरेलू मैदान पर दबाव भी है और उम्मीदें भी आसमान छू रही हैं। वाह, ये तो कमाल का प्रदर्शन था। तो जाहिर है कि इस बार भी हम पदक तालिका में टॉप पर ही रहना चाहेंगे। वैसे इस खेल को एशिया में कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? इसे एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन आयोजित करता है। इसका हेडक्वार्टर कुवैत में है। ये 1967 से एशिया में इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत का जो लगातार अच्छा प्रदर्शन है वो दिखाता है कि हमारे खिलाड़ी अब वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और सुविधाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ मैदान पर हमारे खिलाड़ी रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे इंजीनियर रेलवे के ट्रैक पर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। हमारी अगली चर्चा भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन पर है। ये सच में एक बहुत बड़ा कदम है। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। ये ट्रेन एक हाइब्रिड मॉडल पर चलती है, मतलब डीजल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG दोनों का इस्तेमाल करती है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, खासकर पर्यावरण के लिहाज से? इसका सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर ही पड़ेगा। ये जो सामान्य डीजल इंजन होता है उसके मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 30% तक कम कर देती है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, खासकर जब हम रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क की बात कर रहे हो। लेकिन LNG को -162 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करने की बात थोड़ी हैरान करती है। इतना ठंडा क्यों? यही तो इसकी इंजीनियरिंग का कमाल है। सोचिए, गैस को इतना ठंडा किया जाता है कि वो 600 गुना सिकुड़कर तरल बन जाती है। 600 गुना? हाँ, ये कुछ वैसा है जैसे आप एक पूरे कमरे की हवा को एक छोटे से पानी के ग्लास में भर दें। और इसी वजह से एक छोटे टैंक में भी ट्रेन को मीलों तक चलाने के लिए काफी ईंधन आ जाता है। क्या जबरदस्त एनालॉग है। ये सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल कदम है। तो भारत में LNG ट्रेन जैसे कदम सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक ठोस कोशिश है और यही सस्टेनेबिलिटी अब दुनिया भर की सरकारों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है, जैसा कि दुबई में हो रहे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भी दिख रहा है। हाँ, ये समिट अब वैश्विक नीति निर्धारकों के लिए एक बहुत जरूरी मंच बन चुका है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इस साल के विषय हैं फ्यूचर गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये तीनों विषय दिखाते हैं कि दुनिया की सरकारें अब ये मान चुकी हैं कि भविष्य की नीतियां टेक्नोलॉजी और पर्यावरण को ध्यान में रखे बिना नहीं बन सकती। और इसमें भारत की भागीदारी भी अहम है। IMF और 60 से ज्यादा देशों के साथ भारत भी इसमें शामिल है। ये दिखाता है कि भारत अब इन वैश्विक बहसों में सिर्फ एक भागीदार नहीं है, बल्कि एक अहम आवाज बनकर उभर रहा है। बिल्कुल। जब हम LNG ट्रेन जैसी तकनीक जमीन पर उतारते हैं तो वैश्विक मंच पर हमारी बात का वजन और बढ़ जाता है। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। भविष्य के शासन की बात हो ही रही है, तो चलिए एक ऐसे क्षेत्र की बात करते हैं जहां शासन के नियम अभी लिखे ही जा रहे हैं, और वो है अंतरिक्ष। अमेरिका की कंपनी वास्ट स्पेस दुनिया का पहला निजी स्पेस स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की तैयारी में है। ये सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये असल में अंतरिक्ष की दौड़ के नियमों को पूरी तरह बदल रहा है। अब तक इस खेल में सिर्फ देशों की सरकारें थी, नासा, रोसमस्कॉस, इसरो, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां मैदान में हैं। हेवन 1 को 2027 तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने की योजना है। लोअर अर्थ ऑर्बिट, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं पर रहते हैं। अच्छा। और हेवन 1 को वहां SpaceX का Falcon 9 रॉकेट छोड़ेगा। ये पूरी तरह से एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये सुनने में तो भविष्य की किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन इसके साथ कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अगर प्राइवेट कंपनियां स्पेस को कंट्रोल करने लगेंगी तो इसका रेगुलेशन कौन करेगा? क्या अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जैम और नियम
नियम होंगे? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। एक तरफ निजी कंपनियों के आने से इनोवेशन बहुत तेजी से होगा, नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनेगी, रिसर्च और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू यही है कि अंतरिक्ष का रेगुलेशन और भी मुश्किल हो जाएगा। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जैसे मंचों के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाला है। सच में इस पर सोचना होगा। खैर, अब अंतरिक्ष से वापस भारत की सड़कों पर आते हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन में एक और नया मॉडल लाने की कोशिश हो रही है, भारत टैक्सी। ये ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक सहकारी मतलब कोऑपरेटिव मॉडल है। इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इसका मकसद ड्राइवरों को ज्यादा फायदा पहुंचाना है। ये मॉडल ड्राइवरों के लिए तो फायदेमंद लगता है, क्योंकि इसमें उनसे कम कमीशन लिया जाएगा और 5 लाख का बीमा भी मिलेगा। लेकिन हमने पहले भी ऐसे कई ऐप्स आते जाते देखे हैं। ओला उबर के मार्केट में टिके रहना कितना मुश्किल होगा। ये इस मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सहकार से समृद्धि का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मार्केट की हकीकत बहुत क्रूर होती है। उन्हें न सिर्फ ड्राइवरों को बल्कि ग्राहकों को भी भरोसेमंद सर्विस, अच्छी टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटिव दाम देने होंगे। शुरुआती दौर में सरकार का समर्थन इसे मदद कर सकता है, लेकिन लंबे समय में इसे अपने दम पर ही टिकना होगा। मतलब ये एक सामाजिक आर्थिक प्रयोग है जिसकी सफलता देखना दिलचस्प होगा। और सहकारिता की बात चली है तो अगली खबर भी इसी से जुड़ी है। भारत अब औपचारिक रूप से ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र का हिस्सा बन गया है। हाँ, ये ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका सीधा फायदा हमारे एमएसएमईज यानी छोटे और मध्यम उद्यमों को मिलेगा। इस केंद्र के जरिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी और बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग तरीकों तक पहुंच मिलेगी। आसान शब्दों में इसका एक छोटे बिजनेस वाले पर क्या असर पड़ेगा? मान लीजिए लुधियाना में कोई ऑटो पार्ट्स बनाने वाली छोटी कंपनी है। इस केंद्र के जरिए उसे ब्राजील की किसी बड़ी कंपनी की आधुनिक तकनीक या दक्षिण अफ्रीका की किसी कंपनी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग मिल सकती है। इससे वो ग्लोबल मार्केट में मुकाबला करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएगी। अच्छा, भारत में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इस काम को देखेगी। समझ गई। ये तो जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली बात है। अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जिसका असर हमारे समाज और परिवारों पर सीधा पड़ रहा है। स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है जिसे वहां के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने अनाउंस किया है। इसका मुख्य कारण है बढ़ता हुआ स्क्रीन एडिक्शन और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर। सरकारें अब इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये सिर्फ स्पेन की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी 2025 तक ऐसा ही कुछ करने वाला है और फ्रांस में ये उम्र 15 साल तय की गई है। तो यह एक ग्लोबल ट्रेंड बनता दिख रहा है। लेकिन क्या बैन ही इसका एकमात्र समाधान है? ये एक बहुत बड़ी बहस है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बच्चों की डिजिटल दुनिया से दूरी बढ़ेगी और वे जरूरी स्किल्स नहीं सीख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ये तर्क है कि बच्चों का मानसिक विकास ज्यादा जरूरी है। शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। पूरी तरह बैन नहीं, लेकिन सख्त रेगुलेशन और पेरेंटल कंट्रोल जरूरी है। पर सरकारों का ये कदम दिखाता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। बिल्कुल। अब राष्ट्रीय नीतियों से हटकर भारत में स्थानीय शासन की तरफ देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 जारी हुआ है और इसमें त्रिपुरा शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। ये इसलिए खास है क्योंकि वहाँ 100% डेटा वेरिफिकेशन हुआ है, जिसका मतलब है कि ये नतीजे भरोसेमंद हैं। ये इंडेक्स दिखाता है कि कौन सी पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल गवर्नेंस जैसे मामलों में सबसे अच्छा काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी पंचायत का खिताब भी त्रिपुरा के ही जुगल किशोर नगर को मिला है। ये इंडेक्स जमीनी हकीकत को मापने का एक अच्छा तरीका है। जब हम बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनका असली असर तो इन्हीं पंचायतों के काम पर निर्भर करता है। एकदम सही। इस इंडेक्स में 100 अलग-अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि अब गवर्नेंस को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि डेटा और सबूतों के आधार पर परखा जा रहा है। ये पंचायती राज मंत्रालय की एक अच्छी पहल है। डिजिटल गवर्नेंस से अब डिजिटल एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भारत की पहली AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये उच्च शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है और जेमिनाई AI का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक छात्र के लिए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी AI हर छात्र की सीखने की रफ्तार और जरूरत को समझकर उसे उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल और सलाह देगा। अच्छा, किसी को कोई टॉपिक मुश्किल लगता है तो AI उसे आसान तरीके से समझाएगा। साथ ही ये करियर गाइडेंस और क्षेत्रीय भाषाओं में भी मदद करेगा, जिससे शिक्षा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। ये तो हर छात्र के लिए एक पर्सनल ट्यूटर ऐसा हो गया। अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर ये सफल रहा तो देश की बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए एक मॉडल बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसके
साथ डेटा प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता जैसी चुनौतियां भी आएंगी, जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। भविष्य की तकनीक पर बात करते अब अंत में एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिन्होंने हमें समाज को समझने की गहरी दृष्टि दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री और प्रोफेसर आंद्रे बिटल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अकादमिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे और भारत में जाति, वर्ग और असमानता पर उनका काम मील का पत्थर माना जाता है। 2005 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आज की हमारी चर्चा को अगर समेटें तो क्या कहेंगे? हमने टेक्नोलॉजी की एक छलांग देखी, LNG ट्रेन से लेकर AI यूनिवर्सिटी और निजी स्पेस स्टेशन तक। साथ ही हमने देखा कि इस टेक्नोलॉजी से पैदा हुई चुनौतियों से दुनिया कैसे निपट रही है, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो या सोशल मीडिया पर बैन। हाँ, आज की सारी बातें एक ही थीम के इर्द गिर्द घूमती हैं। बदलाव। टेक्नोलॉजी हर चीज को बदल रही है और हमें एक समाज के तौर पर इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना है। कुछ बदलाव अच्छे हैं, कुछ चुनौतियां लेकर आते हैं। LNG ट्रेन सस्टेनेबिलिटी लाती है तो सोशल मीडिया एडिक्शन की समस्या पैदा करता है। निजी स्पेस स्टेशन नए अवसर खोलता है तो रेगुलेशन का सिरदर्द भी लाता है। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत सही कहा। और इसी सोच के साथ हम आज के कुछ सवाल भी छोड़ जाते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी? दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था? और तीसरा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किस शासक ने कन्नौज की सत्ता संभाली थी? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।